सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आप लोग को आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है। जॉन डन की एक पोयम है, ठीक है, डेथ वी नॉट प्राउडली, ठीक है, प्राउड। सो ये एक पोयम है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो पूरी एजुकेशन है, जो ये पूरी पढ़ाई चल रही है, वो केवल और केवल इंग्लिश पीजीटी मेंस के लिए है। ठीक है, तो इंग्लिश पीजीटी मेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ये बात है, खुशखबरी है कि उनको जो भी रेवन इंस्टीट्यूट से कोर्स परचेज करेंगे उनको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और टेस्ट सीरीज में आपको 4000 क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसमें 2000 क्वेश्चन लिटरेचर के रहेंगे और 2000 क्वेश्चन आपके रहेंगे ग्रामर के। ठीक है, ये पूरी जो पीडीएफ, ये आपको जो कोर्स मिलेगा वो पीडीएफ नोट्स में मिलेगा। ठीक है, डिजिटल फॉर्म पे मिलेगा, ऐप पे। और साथ में आपको लाइव क्लास मिलेगी 7 to 9। और लाइव क्लास के साथ अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। और अगर रिकॉर्डेड क्लास देख लोगे तो आपने को इतने में पूरी तैयारी आपकी डिटेल से हो जाएगी। ठीक है, साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अगर आप कोर्स नहीं लेते हो तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से भी परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेथ वी नॉट प्राउड। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग प्रमोद जी, गुड इवनिंग नेहा जी। ठीक है, सभी गुड इवनिंग, जितने लोग भी जुड़े हैं ऑनलाइन। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो जॉन डन की एक पोयम है, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ये आप लोग देख लीजिए जॉन डन को। ठीक है, जॉन डन। ठीक है, जॉन डन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट लिटरेचर के, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी पोयम को हम अगर डिस्कशन करते हैं उस पे, तो हम क्या क्या देखते हैं। कोई भी पोयम हो या कोई भी वर्क हो, सबसे पहले हम राइटर को देखते हैं। राइटर की जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम देखते हैं। और उसके बाद, राइटर के बाद, हम ओरिजिनल टेक्स्ट से, जो टेक्स्ट है उसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट से हम पूरी पोयम को या पूरे वर्क को समझते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें, उसको देखते हैं। जैसे ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के दी हुई हैं, जो आपके एग्जाम पे आएंगी, आप लोग को सीधे सीधे पूछी जाएंगी आपसे, इसी पे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग को ये देखिए, ये पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इन डेप्थ फैक्ट फैक्ट बोले जाते हैं ना, कि एग्जाम से इन डेप्थ फैक्ट, इन डेप्थ फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा। और ये देखिए सब चीज़, जैसे इमेजरी क्या क्या है, ठीक है, मीटर क्या है, ठीक है, पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद आपको समरी तो मैंने ऊपर बताई दी थी, वो समरी भी आपको बताऊंगा। और उसके समरी के बाद फिर ये देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन मेरे पास हैं लगभग। ये देखिए यहाँ पे 21 है, उसके बाद भी 21 के बाद भी मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, जो मैं आप लोग को देता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे सेशन को और अच्छे से समझते हैं जॉन डन को। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं, डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इन डेप्थ ही आएंगे और इन डेप्थ ही हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जॉन डन, जॉन डन नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, वो हुआ था 22 जनवरी 1572, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, तो लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी डेथ की बात की जाए तो डेथ जो इनकी हुई थी 31 मार्च 1631, एज 59 की एज पे इनकी डेथ हो गई थी लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, तो मतलब जन्म और मृत्यु मैंने आपको दोनों ही बता दी, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी डेथ हुई, ये मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं। ऑक्यूपेशन की अगर बात की जाए तो ये ऑक्यूपेशन में तो आप, ये तो पता है आपको कि ये क्या है, एक पोएट है। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता है। साथ में इनकी जो एक और है कि प्रेस्ट की है, मतलब उपदेशक है ये। अब जब वो राइटर है, निश्चित तौर पे उपदेशक होंगे ही। ठीक है, तो लेकिन ये उपदेशक का काम भी करते हैं, ऐसा है। और लॉयर, जो एक क्लोज बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि एक लॉयर भी थे। ठीक है, तो पोएट, प्रीस्ट और लॉयर, ये इनके ऑक्यूपेशन है। और अगर इनकी नेशनलिटी की बात की जाए तो नेशनलिटी ये इंग्लिश, मतलब लंदन के हैं, तो इंग्लिश ही होंगे, अंग्रेज ही होंगे। ये देखिए लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनके अल्मा मीटर की बात की जाए, मतलब ये इनका एजुकेशन क्या था, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, तो ये हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड में इनके, देखिए हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड में इनकी पढ़ाई हुई, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यहाँ पे भी इनकी क्या हुई है, पढ़ाई हुई है, एजुकेशन इनकी हुई है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आप लोग जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और आप लोग को और चीजें मैं बताऊं, और भी चीजें यहाँ पे बताऊं, जैसे इसका जेनर। जेनर मतलब होता है कि किस तरह के पोएट लिखना, किस तरह की पोएम लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है क्या, जेनर, ठीक है। तो वो भी, इसका भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले और भी लोग जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। कुछ लोग कमेंट किए हैं, क्या कमेंट किए हैं? गुड इवनिंग सर, मैं रास्ते में हूँ। रोशनी जी भी रास्ते में है, रोशनी जी रास्ते से पढ़ रही हैं। सर मैं रिकॉर्डेड ही देख पाऊंगी, रास्ते में हूँ। कोई बात नहीं रोशनी जी, घर पहुंच जाइए आप। आपके आशीर्वाद से एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अरे बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन रोशनी जी को, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए सभी लोग, क्योंकि इन्होंने हाल ही में वर्ग 2 की जो प्री परीक्षा है वो क्वालिफाई कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोशनी जी को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि निश्चित तौर पे आप वर्ग 1 में शिक्षक बनिए। आप भले ही वर्ग 2 क्वालिफाई की हों, लेकिन हम आपके वर्ग 1 में चयन होने की कामना करते हैं। और वर्ग 2 में भी हो जाइए, लेकिन वर्ग 1 में ही चयन आपका हो, ऐसी रेवन इंस्टीट्यूट की शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस रोशनी मैम, कितने नंबर आए? थैंक यू टू ऑल ऑफ गाइस। चलिए, तो आज बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पे मैं आप लोग को जॉनडन के बारे में बता रहा था। जॉनडन जो है ना, इनका जो जेनर है, मतलब ये जिस तरह की पोएम कैसे लिखते थे, तो भैया सटायर लिखते थे, ठीक है, लव पोएट्री भी लिखते थे, ठीक है, एलिजी भी लिखते थे, और सरमन्स भी लिखते थे, ठीक है। तो ये कुछ इनकी पोएट्री है, ठीक है। और अब इनका जो पोएट्री होती थी वो होती किस चीज पे थी, ठीक है, वो मतलब उसके सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते थे। तो सब्जेक्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो लव। लव के ऊपर, प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर ये बहुत अच्छे अच्छे इनकी पोएट्री हैं। अगर आप इनकी और पोएट्री देखें तो बहुत मजा आएगा इनकी पोएट्री पढ़ने में। अगर इनकी पोएट्री की बात करें, सेक्सुअलिटी पे भी बेस्ड थी इनकी पोएट्री, ठीक है। रिलीजन, मतलब धार्मिक पोएट्री भी इन्होंने खूब लिखी है। और साथ में डेथ पोएट्री भी बहुत लिखी है। मतलब कुल मिला के ये धार्मिक आदमी थे। और लव, सेक्सुअलिटी, और रिलीजन, धार्मिक, धर्म, और डेथ, इस पे इनका मुख्यतः सब्जेक्ट रहता था लिखने पे। अब ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, लिटरेरी मोमेंट, मेटाफिजिकल पोएट्री। ये मेटाफिजिकल पोएट्री लिखने में बहुत ही ज्यादा माहिर थे, मतलब किसी चीज को घुमाकर लिखने में, ठीक है, ऐसा। और डायरेक्ट कोई चीज ना बताकर इनडायरेक्ट बताने की कोशिश करना, ऐसी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं क्या की हैं, लिखी हैं, ठीक है। तो मेटाफिजिकल आप इनको कह सकते हो। जो हमारी पोएट्री है ना, वो भी कैसी है, मेटाफिजिकल ही है। ध्यान रखिएगा, मेटाफिजिकल ही हमारी पोएट्री भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो ये धार्मिक टाइप के आदमी थे, अब धार्मिक टाइप के आदमी होंगे तो वो कैसा लिखेंगे, तो वही वो मेटाफिजिकल पोएट्री ही लिखेंगे, ज्यादातर आध्यात्मिक पोएट्री ही लिखेंगे। तो वही ये लिखते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब पूछा ही जाएगा। ये पोएट्री भी मेटाफिजिकल है, इसीलिए आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनकी अगर वाइफ की बात की जाए, तो वाइफ इनका नाम था अन्य मोर, ठीक है। अमने मोर, एक नहीं बोलते एक दिल मांगे मोर, तो अन्य मोर इनकी वाइफ का नाम था। मैरिड हुई थी इनकी 1601 पे, और डाइड हो गई थी 1617 में। मतलब मात्र 16 साल इनके साथ रही। 16 साल शादी के होने के बाद इनकी डेथ हो गई थी, वाइफ की इनके। चिल्ड्रन की अगर बात की जाए, तो चिल्ड्रन इनके कितने थे, 12 चिल्ड्रन थे। 12 चिल्ड्रन हैं, उसमें इंक्लूडिंग जॉन और जॉर्ज। मतलब एक का नाम जॉन था, एक का नाम जॉर्ज। जो आप ध्यान रख सकते हो, वैसे इनके 12 बच्चे थे टोटल। अगर इनके सन इन लॉ की बात की जाए रिलेटिव में, तो एडवर्ड एलिन इनके सन इन लॉ का नाम था। मतलब इनके बेटी के सन का नाम था। बेटी के सन का नहीं, बेटी के हस्बैंड का नाम था एडवर्ड एलिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, रिलेटिव का नाम, जैसे जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वही यहाँ पे मैं ली गई है। इसके अलावा मतलब इंपॉर्टेंट ये चीज ही है, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पे कुछ कमेंट आ गए हैं क्या? 91 मार्क्स, वाह रोशनी जी, वेरी गुड। व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएट मीन्स? मेटाफिजिकल मतलब डीके शुक्ला जी होता है आध्यात्मिक,
जो आध्यात्मिक पोएट्री लिखते हैं, ठीक है, उसको कह सकते हैं अपन मेटाफिजिकल। और ये पोएट्री भी देखिए डेथ के ऊपर है। अब डेथ मतलब डेथ किस किस पे आधारित होती है, डेथ ये भी मेटाफिजिकल है, आध्यात्मिक है। कहीं ना कोई चीज ये अपने संस्कार से जुड़ी हुई है। जो 16 संस्कार होते हैं उसमें सबसे अंतिम वाला संस्कार जो होता है ना, डेथ वाला अंतिम संस्कार, वो उससे जुड़ी हुई है, तो मतलब आध्यात्मिक है। मेटाफिजिकल टर्म coined by डॉक्टर जॉनसन एंड मेटाफिजिकल कंसाइट टर्म coined by ड्राइडन। ओके, नेहा श्रीवास्तव जी जो हैं उनकी स्टडी बहुत स्ट्रांग है, और भी उनको स्ट्रांग अभी करनी चाहिए। कैरियर एंड लेटर लाइफ, कैरियर एंड लेटर लाइफ मतलब उनके कैरियर के बारे में देखेंगे, और उनकी जो लाइफ है, उनकी डेथ जो है, और उनके अगेन इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। निश्चित तौर पे मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि इनके बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्क हैं। लेकिन मैं आप लोग को कुछ ही वर्क पढ़ने के लिए कहूंगा कि आप कुछ ही वर्क इनके याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लाइफ और कैरियर के बारे में जानते हैं। तो ये 1602 पे, मतलब इनकी सारी शादी के एक साल बाद, डन वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब ये सांसद के रूप में, संसद के रूप में इनको सांसद के रूप में इनका चयन हुआ। ये इलेक्टेड किए गए, ठीक है, चुने गए, ठीक है, 1602 पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से, ऊपर नीचे नीचे दिए गए चारों में से कौन सा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा जॉन डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1615 पे डन वॉज अवॉर्डेड अ ऑनरी डॉक्टरेट इन डिविनिटी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये इनको पीएचडी डॉक्टरेट, मतलब जो पीएचडी की उपाधि है उससे भी नवाजा गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है जो लाइन हमको समझनी है, और वो है इन 16010, मतलब 1610 और 1611 में डन रोड टू एंटी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस पे मैं आपको ये लाइन लगा दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बोला कि 1916 1610 और 1611 में जो जॉन डन है उन्होंने दो एंटी कैथोलिक पोलेमिक लिखी। एंटी कैथोलिक मतलब समझते हैं आप लोग? एंटी कैथोलिक मतलब होता है जो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध होती हैं, ठीक है। एंड क्रिश्चियनिटी के क्या होती हैं, विरुद्ध होती हैं, ऐसी पोयम को कहा जाता है एंटी कैथोलिक, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और वो क्रिश्चियनिटी के क्या करते विरोध में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेकार माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए एंटी कैथोलिक पोयम इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और उसका नाम भी मैं आप लोग को बताऊंगा, क्या नाम था, ठीक है। तो दो पोयम आप लोग को ध्यान रखनी है, एक क्या रखनी है, परशुडो मार्टर मार्टियर, और सेकंड है लगंटियस हिज कॉन्क्लेव फॉर मॉर्टन, ठीक है। तो अभी ये इतने खतरनाक आप लोग को नाम दो याद रखने हैं, ठीक है। एक प्रियूडो प्रिशूडो मार्टियर एंड इग्नाटियस हिज कॉन्क्लेव फॉर मॉर्टन, ठीक है। इन दोनों नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैंने लिखा दिया आप लोगों को, आप लोग को बता दिया। अब इससे नाम, ऐसे कठिन जो नाम है, ऐसे जो टफ नाम है, वो मेरे से बोले नहीं जा रहे। अब आप लोग की जिम्मेदारी है इसको पढ़ने की, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इनका कठिन है। ही देन रोड टू एनिवर्सरीज, इन्होंने दो एनिवर्सरीज भी लिखी हैं। एनिवर्सरीज मतलब जो वार्षिकी होती है ना, वार्षिकी अंत में लिखी जाती है, वार्षिकी। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड 1611 में इन्होंने लिखी थी, और दूसरी लिखी थी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी 1612 में, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा अलग कर देता हूं, तो आपको समझ में आएगा। ही देन रोट टू एनिवर्सरीज एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ड 1611 में, एंड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612 में, ठीक है। अच्छा, इस जो भी मैंने ऊपर नाम आप लोग को बोले हैं, वो ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्पष्ट सही सही ले पाए नाम? लिए मैं देख लेता हूँ, कोई हंसा तो नहीं है मेरे बोलने पे? कोई नहीं हंसा, ठीक है। हंसना भी मत, नहीं तो आप लोग से बुलवाऊंगा नाम,
चलिए डेथ की बात करते हैं। डेथ इनकी जो हुई थी, द मेमोरियल टू जॉन डन, सेंट पॉल्स कैथेड्रल डन, did on 31st March 1631. He was buried in old St. Paul Cathedral. ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार 2018 में, उसमें जो उसके जो उनको दफनाया गया था विलियम शेक्सपियर को, उस पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि उनके जो मतलब जो उनको जहाँ पे दफनाया गया था उस पे जो ग्रेवयार्ड होता है उसमें क्या लिखा था, ऐसा कुछ लाइन थी उनकी जो 2018 में आया था। तो ये ध्यान रखिए, जॉन डन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनका आप लोग ये याद रखिएगा, इनकी समाधि जो है वो कहाँ पे है, जहाँ पे इनको दफनाया गया था वो कहाँ पे है, तो पॉल कैथेड्रल, ठीक है, सेंट पॉल कैथेड्रल, ये जगह है जहां पे इनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। ठीक है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, जहां पे अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है उसे क्या बोलते हैं, शमशान घाट है ये, ठीक है, शमशान घाट। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। डीके शुक्ला जी, इनके कुछ वर्क हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्क देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, सबसे पहला वर्क जो है इनका द प्ली, ठीक है, द प्ली एक पोयम है, 1590s में आई थी। द प्ली इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है इसलिए, ठीक है। सेकंड की अगर बात किया जाए तो बाइथन नोट्स 1608 पे आई थी। इसको याद करिए ना करिए, लेकिन इसको जरूर याद कर लिए, इसको मैं पीला कर देता हूँ, ये याद करना है इसको आपको। प्रिशुडो मार्टर, ठीक है, 1610 पे आई थी ये, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरी एक और आप लोग को याद करके रखनी है, वो कौन सी है मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये है वो, ठीक है, इसको भी मैं बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ आप लोग को, ठीक है। इग्नाटियस हिज कॉन्क्लेव 1611 पे आई थी ये, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप लोग को ध्यान रखनी है, इसको आप बल्कि हटा दीजिए तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द कॉर्टियर्स लाइब्रेरी 1611 पे आई थी, पब्लिश इन 1651, ठीक है, 1611 पे आई थी, पब्लिश हुई थी 1651 पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब आफ्टर डेथ पब्लिश हुई थी, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान रख करके चलना है, ठीक है। इसको कैसा कर दिया जाए कलर, ये कर देता हूँ, ठीक है। ये आफ्टर डेथ हुई थी, आई थी पोएम। द फर्स्ट एनिवर्सरी एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, ये मैंने लिखा दिया ऊपर आपको, ये इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट एनिवर्सरी एंड एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612 पे आई थी, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया। ये चारों पोएम जो मैंने आप लोग को ऊपर लिखाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पढ़ के रखनी है, ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। वेथर्ड्स पोएम आफ्टर डेथ पब्लिश हुई थी, नेहा जी कुछ बोल रही हैं, अच्छा ये वाली बाय नोट्स, ठीक है, ठीक है। डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स, ये 1624 पे आया था। द गॉड मैरो, द गॉड मैरो जो है वो 1633 पे आया था, ठीक है। द कैनो कैनोनाइजेशन 1633 पे आया था। हॉली सोनेट, हॉली सोनेट ये इंपॉर्टेंट है, हॉली सोनेट 1633 पे ये पब्लिश हुई थी, और यही अपनी जो हॉली सोनेट है इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसको डेथ नॉट टू बी प्राउड के नाम से भी जाना जाता है, और होली सोनेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये दोनों जो हैं ये एक ही हैं, है ना। हॉली सोनेट्स के नाम से भी, हॉली सोनेट इसको 10 के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो हॉली सोनेट है ना, ये क्या है, ये जिसमें कई सारी पोयम है, मतलब ये कलेक्शन है, और उसका जो 10 है, हॉली सोनेट 10 जो है, वो है डेथ बी नॉट प्राउड, जो 1633 पे क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द सन राइजिंग 1633 पे आई थी। द ड्रीम 1633 पे आई थी, ठीक है। एलजी, और ये बहुत सारी हैं, इनको आप लोग को याद करना होगा तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं तो हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जुबिलीना, जुबलीना ये इंपॉर्टेंट है। अ सर्टेन पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम्स 1633 पे आया था जुबलीना, ठीक है। जुबलीना के नाम से और भी एक पोएट है जिन्होंने पोएट्री, अपनी पोएट्री कलेक्शन पब्लिश किया था, अगर आप लोग को याद हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा वो कौन थे। जुबलीना, ठीक है।
50 सरमन्स, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, 50 सरमन्स। और यहाँ पे लिखा है ऊपर 80 सरमन्स, ठीक है। 1640 में आई थी कितनी आपकी 80 सरमन्स, और 1649 में आई थी 50 सरमन्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे इज डिविनिटी, एसेज इन डिविनिटी, मतलब ये एक्चुअली ऐसे का जो इनके द्वारा लिखे गए ऐसे हैं उसका ये क्या है, कलेक्शन है। ऐसे इन डिविनिटी 1651 में इसकी इनकी आई थी, ठीक है। लेटर टू सेवरल पर्सन ऑफ ऑनर 1651, और 26 सरमन्स आई थी 1661 पे, ये आफ्टर डेथ सब पब्लिश हुए हैं, ठीक है। मतलब जॉन डन जो है वो डेथ के बाद ज्यादा क्या हुए हैं, विख्यात हुए हैं, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। सो आ गए हैं अपन लोग कहाँ पे, ओरिजिनल टेक्स्ट पे। जो ओरिजिनल टेक्स्ट से हम आज पोयम पढ़ने वाले हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि इसे हॉली सोनेट 10 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हॉली सोनेट किसके नाम से जाना जाता है, 10 के नाम से जाना जाता है। आप लोग को पता है ये, नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। हॉली सोनेट 10 के नाम से अगर पूछा जाए ना तो उसे को बोलते हैं डेथ बी नॉट प्राउड। मृत्यु तुम इतना घमंड क्यों करते हो। मृत्यु है ना, जिससे सब लोग डरते रहते हैं, क्यों नहीं? हाँ जी, सब लोग डरते हैं कि नहीं डरते, बताइए। सब लोग डरते हैं मृत्यु से, कि मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु से बचने के लिए सब डरते रहते हैं। और जो हमारे पोएट हैं जॉन डन, वो मृत्यु से नहीं डर रहे, वो मृत्यु को उल्टा चैलेंज कर रहे हैं। कि एक पोयम में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वो मृत्यु को एक जगह चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे उठा के दिखाओ, मुझे ले जाके तो दिखाओ, अभी के अभी मुझे ले जाके तो दिखाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत है? नहीं है। तुम किसको ले जा सकते हो? तुम उसको ही ले जा सकते हो ना जो बीमार है, ठीक है, जो किसी चीज में नशे में फंसा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को तुम ले जा सकते हो, मुझे नहीं ले जा सकते तुम। ये ऐसा जॉर्डन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जॉर्डन बोलते हैं मृत्यु से डरने का नहीं। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आप लोगों को कुछ बकवास सुना रहा था। अब ये बकवास के बाद इंपॉर्टेंट पोयम को डिस्कस करेंगे। 14 लाइन की पोयम है, इसको सोनेट के नाम से भी आप कह सकते हो, क्योंकि सोनेट भी 14 लाइन की होती है। पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है। इसे सोनेट, होली सोनेट 10 के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। नाम है डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है। और ये जॉन डन ने लिखी है, ठीक है। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ेंगे, सभी लोग को ध्यान लगा के पढ़ना है। कोई सो तो नहीं गया है? जल्दी से एक बार सभी लोग हाय करिए, या कुछ भी लिखिए, जय सीताराम लिखिए, जय श्री राम। तो किसी को भी नींद नहीं लेनी है, और एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, होली सोनेट्स 10, डेथ वी नॉट प्राउड। इस पे आज हम लोग सबसे पहले लाइन समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। लिखा है डेथ वी नॉट प्राउड, मृत्यु इतना घमंड मत करो, ठीक है। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु, डेथ मतलब कौन, मृत्यु, इतना घमंड मत करो। दो सम हैव कॉल्ड दी माइट एंड डेयरफुल, फॉर दो आर्ट्स नॉट सो। यहाँ पे जो माइटी है इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ताकतवर, और ड्रेडफुल मतलब होता है भयानक। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, मृत्यु इतना घमंड मत करो, हालांकि कुछ लोग तुमको, हालांकि दो, सम हैव कॉल्ड थी, कुछ लोग तुमको कहते हैं भयानक, सर्वशक्तिमान मतलब ताकतवर, और भयानक तुमको कहते हैं कुछ लोग। फॉर दो आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम नहीं हो वैसी, मतलब तुम भयानक नहीं हो। तुमको कुछ लोग हालांकि कहते हैं कि तुम भयानक हो, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। डेथ वी नॉट प्राउड, तुम डेथ, मृत्यु, इतनी घमंड क्यों करते हो, क्यों करती हो? तुम्हें हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि तुम भयानक हो, डरावनी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविकता जो है वो ऐसा नहीं है, ऐसा पोएट कह रहे हैं। आगे चलते हैं, सेकंड और फिर दो लाइन और देखते हैं। लिखा है फॉर दोज हुम दो थिंकेस्ट, दो दोस्ट ओवरथ्रो, डाई नॉट पुअर डेथ, नॉर एट कांस्ट दो किल मी। यहां पे पॉइंट बोलते हैं फॉर दोज हुम दो, मतलब और तुम जिन लोगों को अपने साथ ले जाती हो, ठीक है। फॉर दोज हुम, जिन लोगों को तुम अपने साथ ओवरथ्रो ले जाती हो, और तुम जिन लोगों को अपने साथ ले जाती हो वह मरते नहीं है, डाई नॉट, वो मरते नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि वो मर गए, लेकिन वो मरते नहीं है। पुअर डेथ मतलब गरीब या बेकार या कहना चाहिए तुच्छ डेथ,
ओ बेचारी मृत्यु, मतलब यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि तुम जो सोचती हो ना कि अपने साथ ले गई तो वो सोचती हो कि वो मर जाते हैं, तो बेचारी तुम डेथ सुनो, मृत्यु तुम मुझे नहीं मार सकती, ठीक है, नॉर एट कांस्ट दाउ किल मी, तुम मुझे नहीं मार सकती। यहाँ पे मृत्यु को चैलेंज कर दिया, किसने? जॉन डन ने, ठीक है। जॉन डन ने क्या बोला? तुम मुझे नहीं मार सकती, ओ बेचारी मृत्यु तुम मुझे नहीं मार सकती, मार के दिखाओ, मार ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जो मृत्यु को चैलेंज कर रहे हैं कौन? हमारे पोएट जॉन डन, ठीक है। ध्यान से, फॉर दोज हुम, तुम जिन लोग को मारती हो या अपने साथ तुम ले जाती हो, तुम सोचते हो कि वो मर गए, उसको तुमने मार दिया, लेकिन वो मरते नहीं है, ठीक है, डाई नॉट, वो मरते नहीं है। ओ बेचारी मृत्यु तुम मुझे मार के तो दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे चैलेंज हुआ है, फॉर रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर बी। यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? आराम और नींद से, फ्रॉम रेस्ट और स्लीप, आराम और नींद से जो तुम्हारी परछाई की तरह है, विच वट दाई पिक्चर वी, जो तुम्हारी परछाई की तरह, मतलब जो हम लोग आराम करते हैं, रात में सोते हैं, जो हम आराम करते हैं, उसी तरह की तो मृत्यु है, डेथ भी तुम तो उसी तरह की पिक्चर हो, मतलब तुम मतलब क्या है, तुम जो मृत्यु हो ना, तुम कुछ और नहीं हो। जैसे मैं आराम कर रहा हूं ना, कभी कभी सो रहा हूं ना, जैसे रात में सो जाते हैं ना अपन लोग, जो सो रहा हूं, जो आराम कर रहा हूं ना, तुम वही उसी की तो परछाई हो, तुम मृत्यु। बस उसमें क्या होता है, थोड़े ज्यादा दिन के लिए बॉडी जाती है, ठीक है, मृत्यु में, और ज्यादा आराम मिलता भी होगा, जब ज्यादा आराम मतलब ज्यादा नींद लेते हैं तो ज्यादा आराम मिलता है ना, उसी तरह इसकी बात हो रही है। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मोर मस्ट फ्लो, यहाँ पे बोल रहे हैं आराम और नींद से हमें ज्यादा अच्छा लगता है, तो डेथ से भी हमें अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि डेथ से हमें आराम मिलेगा। यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि जो तुम मृत्यु हो ना, तुम मुझे नहीं मार सकती, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, सोने से और आराम करने से तो मतलब जो सोना है, जो आराम करना है, उसी की तो परछाई हो तुम, वही तो हो। मृत्यु तुम क्या हो? आराम करना, सोने के लिए जो बातें होती है ना, वही तो तुम हो। और ज्यादा जब आराम करते हैं, ज्यादा सोते हैं, तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा आराम मिलता है, ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसको कैसा कठिनाई से, मतलब वैसा नहीं लेना चाहिए, इसको आराम के रूप में ही मानना चाहिए, ठीक है। आगे की दो लाइनों पे चलते हैं, देखिए और पोएट क्या बोलते हैं। एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डो गो, यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं और बहुत जल्द जो आराम, जो हमारे बीच सबसे अच्छे इंसान हैं, वह भी चले जाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, मतलब जो हमारे साथ, जो सबसे जिनको ज्यादा हम मान रहे हैं ना, जो सबसे अच्छे व्यक्ति है ना, वो सब हमारे बीच से जल्द ही चले जाएंगे, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। और बहुत जल्द वो जो हमारे बीच सबसे अच्छे इंसान हैं, वह भी चले जाएंगे। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, इसका मतलब यह है कि उनकी उनका जो शरीर को आराम मिलेगा। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, बोन्स मतलब उनका शरीर, ठीक है, यहाँ पे शरीर से मतलब है बोन्स का, ठीक है। तो उनका जो शरीर है ना, उनको आराम मिलेगा। एंड सोल डिलीवरी, और उनका जो, उनकी जो आत्मा है ना, वो उसको, वो क्या होगी, उसकी डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी मतलब वो किसी और शरीर पे जाके घुस जाएगी। ऐसा होता है ना, आप लोग को पता है ना कि जो आत्मा है वो अमर है, और जो बॉडी है वो नश्वर है। तो बॉडी नष्ट हो गई, तो उसको एक नई बॉडी मिलेगी, और उसको मतलब जो आत्मा है उसकी, वो क्या हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी दूसरी बॉडी पे। तो ऐसा पोएट बोल रहे हैं। एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बहुत जल्द जो हमारे बीच सबसे अच्छे इंसान हैं, वह भी चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उसकी जो, उसका जो शरीर है उसको आराम मिलेगा, और उनकी आत्मा दूसरी लाइफ में चली जाएगी। और डेथ, यही तुम्हारा काम है, ठीक है। डेथ का काम क्या है? यही तुम्हारा काम है कि तुम्हें एक शरीर को छुड़वा करके दूसरे शरीर पे ले जाना है, यही तुम्हारा काम है। डिलीवरी का तुम काम करती हो, ठीक है। जैसे अपन लोग कोई सामान ऑर्डर नहीं करते, जैसे मान लीजिए मैंने एक कैंपस का शूज मंगाया, मुझे कैंपस की एक चप्पल आ गई, अब मैं चप्पल पहने घूम रहा हूँ, और वो रिटर्न भी नहीं किया। अब देखिए मैं किससे कहूँ जाके, आप ही लोग से कह रहा हूँ, आप लोग जितने लोग हैं, आप ही लोग से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। स्नैपडील से कभी मत कुछ खरीदना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है, चलिए आगे चलें।
समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे जो पोयम समझा रहा हूँ? एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विथ दी गो डू, मतलब जो हमारे सबसे प्री बेस्ट मैन है, जो सबसे प्री हैं, वो सब जल्दी जल्दी कुछ दिनों में चले जाएंगे और उनकी जो बॉडी है वो आराम करेगी और दूसरे जो उनके सोल है वो दूसरे बॉडी में डिलीवर हो जाएगी। और यही काम जो है वो मृत्यु का है। ठीक है, मृत्यु का काम क्या है? सोल को ट्रांसफर करना, डिलीवर करना। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है, दो आर्ट स्लेव टू फेट, चांस किंग एंड डिस्परेट मैन। तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, मतलब यहाँ पे जो स्लेव मतलब होता है क्या? दास, गुलाम। तो तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। किसके? जो तुम्हें समय मिलता है, जो कोई राजा है, कोई डिस्परेट मैन है, उसको तुम्हें मारने का तुम्हें काम मिला हुआ है, तुम आजाद नहीं हो। ठीक है, एंड डोस्ट विथ पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, यहाँ पे इसका मतलब है और साथ ही तुम जुड़ी हुई हो किससे? विथ पॉइजन लिखा है ना। एंड डोस्ट विथ, इसका मतलब क्या है? एंड डोस्ट विथ का मतलब क्या है? डोस्ट मतलब होता है डज, ठीक है, विथ मतलब साथ में। तुम जुड़ी हुई हो, किससे जुड़ी हुई हो? पॉइजन से, वार से, लड़ाई से, सिकनेस, ड्वेल। ठीक है, सिकनेस ड्वेल मतलब जो तुम जुड़ी हुई हो ना, वो किससे जुड़ी हुई हो? जहां पे पॉइजन होगा वहां पे तुम्हारा काम है, जहां पे लड़ाई युद्ध होगा वहां पे तुम्हारा काम है, जहां पे सिकनेस बीमारी होगी, हॉस्पिटल होगा, वहां पे तुम्हारा काम है। मतलब तुम फ्री नहीं हो जो तुम सोचती होगी कि मैं फ्री हूं, जब चाहूं तब किसी को बिठा लूंगी, ऐसा नहीं है। तुम कहाँ पे जाओगी? पॉइजन, जहां पे पॉइजन होगा, जहर होगा, तुम उसको कोई पिएगा तब तुम मृत्यु आएगी, तब तुम्हें जाना पड़ेगा। कहीं पे युद्ध चल रहा होगा, वहां पे लाशें लाशें गिर रही होंगी, वहां पे तुम्हें जाना पड़ेगा। कोई हॉस्पिटल है जहां पे आईसीयू मान लीजिए, वहां पे आपको तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम बीमारी के पास जाओगी क्योंकि तुम्हें मृत्यु लानी है किसी की। ठीक है, मतलब किसी की तुम फ्री नहीं हो, यू आर स्लेव। तुम एक दास हो, गुलाम हो, ऐसे चांस की जो राजा के, डिस्परेट मैन मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो डिस्परेट हो गया है, ऐसे आदमी की तुम गुलाम हो। ठीक है, और साथ ही तुम जुड़ी हुई हो पॉइजन से, बाढ़ से, सिकनेस से। ठीक है, तो ये तुमसे क्या है? जुड़ी हुई। ड्वेल मतलब यहाँ पे जो मतलब है ना, वो है तुम्हारा जो दूसरा काम उसका है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल का मतलब है वो निवास से है, मतलब ठीक है, मतलब तुम्हारा जो घर है ना, वो कौन है? जहाँ पे पॉइजन होगा, जहाँ पे युद्ध होगा, जहाँ पे सिकनेस बीमारी होगी, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा काम है, वही तुम्हें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये मान के मत रखना कि तुम फ्री हो, किसी को भी उठा लोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा पोएट बोल रहे हैं और वो चैलेंज भी कर रहे थे, ऊपर आप लोग ने देखा ही होगा। नेक्स्ट टू लाइन पे चलते हैं। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अ स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दाई स्टोक बाय स्वेलेस्ट दाउ देन। यहाँ पे जो इसका मतलब है, और अफीम, एंड पॉपी, एंड अफीम, और चाम, मतलब यहाँ पे देखिए पॉपी मतलब होता है अफीम या जिसमें आप नशे में हो जाएं, ऐसी कोई सामग्री। और चाम, चाम मतलब होता है जादू। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है वो ये है कि और अफीम और जादू, यह भी हमें सुला सकते हैं, तुमसे अच्छा सुला सकते हैं। कौन? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और जो अफीम है या जादू है, कैन मेक अस स्लीप एज वेल, मतलब तुमसे अच्छा सुला सकते हैं। मतलब मृत्यु जो है ना, मृत्यु से अच्छा कौन सुला सकते हैं? तुम इतना घमंड मत करो कि तुम ही सुला सकते हो, तुम ही आराम करवा सकती हो। जो अफीम है, जो जादू है, वो भी तुमसे अच्छा हमको सुला सकता है। एंड बेटर देन दाई स्टोक बाय स्वेलेस्ट दाउ देन, इसका मतलब ये है, एंड बेटर देन, और तुमसे बेहतर, और इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें क्यों इतना घमंड है? तुम घमंड से क्यों फूली हुई? यहाँ पे वाई स्वेलेट दाउ देन का मतलब है कि इतना घमंड से फूला हुआ होना। ठीक है, घमंड से क्या होना? फूला हुआ होना। तो तुम इतना क्यों फूली हुई हो? क्यों इतना तुम्हें खुशी है इस चीज की कि तुम ही बस सुला सकती हो? तुमसे अच्छा कोई सुलाने वाला है? पॉपी है, चाम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी नींद दिलवाती हैं। तो यहाँ पे पोएट ये चीज समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग की उम्मीद है समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही कमेंट कीजिए, मैं आपको और समझाऊंगा। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी बेक इंटरनली। ठीक है, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट मतलब एक छोटी सी नींद के बाद हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे।
ठीक है, ये देखिए पॉइंट यहाँ पे लास्ट की लाइन है ना, तो कंक्लूड कर रहे हैं। एक छोटी सी नींद के बाद हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट बी अवेक, वी वेक इंटरनली, एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शाल डाई। फिर डेथ हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, और दूसरा दोबारा हमें अपने साथ नहीं ले जा पाएगी, और डेथ खुद डरेगी। यहाँ पे जो पोएट बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि एक छोटी सी नींद के बाद, मतलब एक बार तुम हमको मार दो, उसके बाद तुम दोबारा हमको मार ही नहीं पाओगी, क्योंकि हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। मतलब जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो क्या होती है, वो कभी भी नहीं मरती। एंड डेथ सेल बी नो मोर, और फिर तुम मुझे मार भी नहीं सकती हो। डेथ दाउ सॉल डाई, और तुम खुद ही मर जाओगी, है ना, खुद ही डरोगी मुझसे। ठीक है, क्योंकि आत्मा को तुम मार नहीं सकती, अब क्या कर लोगी। तो यहाँ पे पोएट ने आत्मा को फिर से चैलेंज कर दिया कि एक छोटी सी नींद के बाद, यहाँ पे स्लीप मतलब मृत्यु है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्लीप मतलब मृत्यु। एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्लीप कभी भी पोयम में आए ना तो उसका मतलब मृत्यु होती है। स्लीप और विंटर, ये दो वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका लिटरेचर में मीन्स होता है मृत्यु। ठीक है, तो जब कभी भी क्या होगा, स्लीप मतलब एक छोटी सी, मतलब एक तुम एक बार मुझे मार लोगी, उसके बाद क्या होगा कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, तुम मुझे मार ही नहीं पाओगी। ठीक है, और जब नहीं मार पाओगी, मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा पाओगी। एंड डेथ सेल बी नो मोर, मतलब तुम मुझे दोबारा मार भी नहीं पाओगी। ठीक है, और दोबारा मार नहीं पाओगी, और मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाओगी, फिर तुम मुझसे खुद ही डरोगी, दाओ साल डाई। ठीक है, तो ये पूरी पोयम हुई। इस पे कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग बताइए मुझे, आई विल रेडी टू आंसर यू। सो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आप लोग बताइए, अगर समझ में आ गया हो तो बताइए, नहीं समझ में आया तो बताइए, और कहिए तो एक बार मैं फिर से आप लोग को पूरी हिंदी समझा देता हूं। ठीक है, चलिए तो रेडी हो जाइए समझने के लिए। ठीक है, फर्स्ट टू लाइन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट टू लाइन का मतलब है, मृत्यु इतना घमंड मत करो। ठीक है, हालांकि कुछ लोग तुमको ताकतवर और भयानक जरूर कहते हैं। माइटी मतलब क्या होता है, ताकतवर, ड्रेडफुल मतलब होता है भयानक। हालांकि कुछ लोग तुमको क्या समझते हैं, ताकतवर और भयानक जरूर समझते हैं। फॉर दो आर नॉट सो, लेकिन तुम नहीं हो ऐसा, मतलब जैसा तुम्हें लोग समझते हैं वैसा तुम हो नहीं। ठीक है, फॉर दोज होम दाओ थिंकस दाओ दोज ओवरफ्लो, इसका मतलब है, और तुम जिन लोगों को अपने साथ ले जाती हो, ओवरथ्रो मतलब जो अपने, जिनको साथ में तुम ले जाती हो, वह मरते नहीं हैं। ठीक है, वो मरते नहीं हैं। पुअर डेथ, ओ बेचारी डेथ, नॉट एट कांस दाउ किल मी, तुम मुझे नहीं मार सकती। यहाँ पे चैलेंज कर दिया है, तुम मुझे नहीं मार सकती। जो आराम है ना, जो सोना है ना, जो आराम है, जैसा सोना है जैसे आराम है, दोनों उसी का तुम पर्यायवाची, उसी का तुम सिमिलरिटी पिक्चर हो। डेथ को बोल रहा है तुम, डेथ थोड़ा सा लंबे समय के लिए आती है, और स्लीप और रेस्ट जो होता है वो थोड़े छोटे समय के लिए होता है। तो बोल रहा है पोएट ये कि रेस्ट और स्लीप जो होता है ना, वैसे ही तुम हो, उसी की छाया हो, उसी की परछाई, उसी के पिक्चर हो। मच प्लेजर देन फॉर दी मच मोर मोस्ट फ्लो, मच मोर मस्ट फ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि आराम और नींद से हमें अच्छा लगता है, तो डेथ से भी हमें अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि डेथ से हमें आराम ही तो मिलता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, एंड सूनेस्ट, ठीक है, और बहुत जल्द वो हमारे बीच सबसे अच्छे इंसान, यहाँ पे सूनेस्ट मतलब जल्दी, अवर बेस्ट मैन मतलब जो सब हमारे बीच में अच्छे इंसान हैं, विद दी डू गो। ठीक है, वह भी चले जाएंगे, कहाँ, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनका जो शरीर है उनको आराम मिलेगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ देयर बोन, बोन मतलब यहाँ पे शरीर से मतलब है। ठीक है, तो उनके शरीर को यहाँ पे क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, और उनकी आत्मा दूसरी लाइफ में चली जाएगी, और डेथ यही यही तुम्हारा काम है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है तुम्हारा काम, सोल का डिलीवरी करना, मतलब सोल मतलब आत्मा की डिलीवरी करना तुम्हारा काम है। रेस्ट फॉर देयर वोन्स एंड सोल डिलीवरी, ठीक है, तुम्हारा जो काम है ना, वो डिलीवरी करना है सोल का, आत्मा का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की दो लाइन पे और समझते हैं। दाउ आर्ट स्लेव और टू फेट चांस किंग एंड desperate मैन, यहाँ पे मतलब है तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। यहाँ पे स्लेव मतलब क्या होता है, तुम, स्लेव मतलब गुलाम, तो तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, किसकी, चांस की, चांस की, किंग की, राजा की, डेस्परेट मैन की। ठीक है,
और साथ ही तुम जुड़ी हुई हो, तुम्हारा जो निवास स्थान है वो क्या है, जहाँ पे पॉइजन होगा, जहाँ पे वॉर होगा, जहाँ पे सिकनेस होगी, वही तुम्हारा तो निवास है, वहीं से तुम आती हो। ऐसे कहीं भी थोड़ी चली आती हो। जहाँ पे जहर कोई पिएगा तब मरेगा, कब वॉर में लड़ेगा तब मरेगा, सिकनेस कोई बीमारी हो जाएगी तब मरेगा, डेफ स्ट्रेट मैन होगा तब मरेगा, कोई राजा है वो मृत्यु का आदेश दे देगा तब मरेगा। ठीक है, तो वहीं तो तुम रहती हो। ठीक है, और तुम क्या अपने आप में घमंड करती हो? तुमसे अच्छी नींद तो पॉपी, मतलब एक अफीम भी दे सकती है, एक जादू वाला भी तुमसे अच्छी नींद दे सकता है। तुम क्या अपने आप में घमंड कर रही हो? एंड बेटर देन दाइट दो स्टोक बाय स्वेल्ट दाओ देन। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? और अफीम और जादू भी, जादू यह भी अच्छा सुला सकते हैं, तुमसे अच्छा सुला सकते हैं, और तुमसे बेहतर, एंड बेटर देन, और तुमसे बेहतर। और इतना कुछ होने के बाद भी तुम क्यों इतना घमंड में फूली हुई हो? तुम्हें किस बात का घमंड है कि तुम ही सर्वशक्तिमान हो? वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, एक छोटी सी नींद के बाद हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। ठीक है, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट मतलब एक छोटी सी नींद के बाद हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। फिर डेथ हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, एंड डेथ शैल बी नो मोर, फिर हमें डेथ दोबारा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, या हमको दोबारा नहीं ले जा पाएगी, और दूसरा हमें अपने साथ नहीं ले जा पाएगी, और डेथ खुद डरेगी। दाओ सॉल्ट टाइम मतलब डेथ खुद डरेगी। ठीक है, तो ये पूरी पोयम हुई। अब आप लोग के कमेंट का इंतजार है, आप लोग कमेंट आ जाएं तो हम लोग चलें आगे। अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने सर, समझ में आ गया। थैंक यू नेहा जी के लिए, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो ये पोयम हो गई। अब पोयम के कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं, तो ये पोयम आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसे होली सोनेट 10 के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था ना, ये जो होली सोनेट है, जो 1633 में पब्लिश हुई थी कलेक्शन होली सोनेट, उसकी ये 10 नंबर पोयम है, वही होली सोनेट है। डेथ बी नॉट प्राउड, ऑफन रेफर्ड टू बाय इट्स ओपनिंग लाइन, डेथ बी नॉट प्राउड। जो इसकी ओपनिंग लाइन है, इसी के नाम पर इसको क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। was written by the English poet and Christian cleric John Donne in 1609 and first published in 1633। अब इसमें आप लोग को मैं बता दूं, इनका जो इन्होंने जॉन डन ने इस पोएम को लिखा था वो 1609 पे लिखा था, कहीं कहीं 1610 भी मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूडेबल है कि 1609 या 10 में इसको लिखा गया था, 1609 में ही लिखा गया था, लेकिन कहीं कहीं 1610 मिल जाता है, तो आप लोग इस पे वरी मत कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश इन 1633 मतलब जो इसका सबसे पहले पब्लिकेशन हुआ था 1633 में हुआ था। ठीक है, the poem is a direct address to death, arguing that is a powerless because it act merely as a short sleep between earthly living and the eternally eternal life। ठीक है, यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो डेथ से क्या कर रहे हैं, आर्गू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान मानती हो, लेकिन तुम हो नहीं। जैसे हमें छोटी कोई स्लीप आती है ना, जैसे अपन लोग आराम करते हैं या रात में सोते हैं, बस तुम वैसे ही तो हो। बस तुम आती हो और किसी व्यक्ति को ले जाती हो, उस सोल ट्रांसफर करने का तुम्हारा काम है। ठीक है, इन एसेंस डेथ इज नथिंग टू फियर। और यहाँ पोएट ये बोलते हैं कि जो डेथ है ना, वो चिंता करने के लिए, डरने के लिए नहीं है। उससे डरने और उससे डरिए मत। ठीक है, द सोनेट इज रिटन मोस्टली इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप येलो कर लीजिए या जो भी करना हो कर लीजिए, क्योंकि ये आयम्बिक पेंटामीटर पे लिखी गई है। आयम्बिक पेंटामीटर पे ही अभी जितनी पोएम मैंने बताई है सब इसी पे लिखी गई थी, आयम्बिक पेंटामीटर पे, तो उसको याद करके रखना है। एंड इज पार्ट ऑफ अ सीरीज नोन एज डन होली सोनेट्स और ड्राइविंग meditations, divine sonnets is keeping with these other poems. Holy Sonnet 10 is a devotional lyric। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इज अ पार्ट ऑफ सीरीज नोन एज डन हॉली सोनेट, मतलब ये हॉली सोनेट है उसका एक पार्ट है। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हॉली सोनेट जो नाम से पब्लिकेशन हुआ था, उसमें पोएम नंबर 10 जो है वो हमारी है, ये पोएम। ठीक है, और डिवाइन मेडिटेशंस डिवाइन सोनेट। ठीक है, तो ये एक ऐसी सोनेट है जो अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय है मतलब मृत्यु के बारे में लिख देना अच्छी कठिनाई भरी बात है। ठीक है, इज कीपिंग विद दीज अदर पोएम्स, होली सोनेट 10
इन अ डिवोशनल लिरिक दैट लुक एट लाइफ बिगेस्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डन रिलीजन बिलीफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे डन का जो जॉन डन है, उनका जो रिलीजियस धार्मिक जो विश्वास है उसको ये पोयम दिखाती है। ठीक है, जनरली सभी की जो क्वेश्चन होता है कि हम मृत्यु मृत्यु से डरना, तो बस पोएट ने यही चीजें बताई कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है देवियों सज्जनों। ठीक है, मृत्यु को डरना नहीं है, मृत्यु से मृत्यु को क्या करना है, डराना है। ठीक है, तो ये आप लोग को काम करना है, डराने वाला। ठीक है, अब ये इसकी कुछ समरी दी हुई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पूरी पोएम अच्छे से समझा दी है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोग को बता देता हूं कि डेथ नॉट बी प्राउड इज अ सोनेट, मतलब ये सोनेट है, इसको आप लोग को मैंने बता ही दिया था। इट हैज टू मेन सेक्शन, इसके दो सेक्शन है, एक ऑक्टेव है और एक सेक्सटेव है। मतलब पूरी 14 लाइन की पोएम है ना, तो फर्स्ट जो 8 लाइन है उसे ऑक्टेव बोलते हैं, और जो सेकंड सेक्शन है उसका उसे बोलते हैं द सेक्सटेव, मतलब 6 लाइन। ठीक है, टोटल मिला के 14 लाइन। दिस मेक्स इट लुक्स मोस्ट लाइक अ पेट्रार्कन सोनेट। जो ये पोयम है, ये पूछा जा सकता है ये कैसी सोनेट है, तो भैया ये जो सोनेट है वो है पेट्रार्कन सोनेट। ध्यान रखिएगा ये कैसी सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, बेस्ड ऑन इट्स राइमिंग स्कीम। ठीक है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ एवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन इनटू 3 क्वार्टरंस। ठीक है, और इसको जो जो सेक्सटिव है उसको 3 क्वार्टरंस में क्या किया गया है, बांटा गया। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये है कि इसको ऐसा भी बांटा जा सकता है कि 3 क्वार्टरंस में बांट दिया जाए और एक कपलेट कर दिया जाए। मतलब चाहे आप इसको एक ऑक्टेव मान लीजिए, एक सेक्सटेव मान लीजिए, चाहे आप इसको 3 क्वार्टरंस मान लीजिए, एक कपलेट मान लीजिए, तो ये मिला के 14 लाइन हो जाएंगी, विच इज मोर अकिन टू द इंग्लिश सोनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। द मीटर इज डेथ बी नॉट प्राउड इज आयम्बिक पेंटामीटर। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जो डेथ जो ये पोयम है और डेथ वी नॉट प्राउड, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई एक पोयम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम को और थोड़ा समझते हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट 8 लाइन, जो फर्स्ट 8 लाइन की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, दिस इज द टिपिकल स्कीम फाउंड इन पेट्रार्कन सोनेट। अब ये जो इस तरह की जो लाइन पाई जाती है वो पेट्रार्कन सोनेट में पाई जाती है। ठीक है, ए बी बी ए, अगर आपने पेट्रार्क सोनेट पढ़ा होगा, जो मैंने हालांकि यूट्यूब में पूरी ये वीडियो अपलोड कर दी थी, सोनेट जितने भी आपकी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है ना, ये सब ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, या फिर मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अभी ऐड नहीं है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जितने लोग ऐड नहीं है वो कमेंट करेंगे तो उनको मैं ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, संस्कृति जी जुड़ी हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है संस्कृति जी, ओके। प्रमोद जी बोल रहे हैं ABBA CC भी है क्या? नहीं नहीं प्रमोद जी, ये तो दूसरे की आप बता रहे हैं। ठीक है, ए बी बी ए और लास्ट का जो सेक्सटेव है उसका क्या है, तो CDDCEE ये है। प्रमोद जी ये है, लास्ट का जो सेक्सटेव है ना उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ये है CDDCEE, मतलब CDDCEE, ये है आपकी मृत्यु की। ठीक है, डेथ की। पब्लिश्ड इन, कब हुई थी ये पब्लिश, 1633 में पब्लिश्ड हुई थी, और रिटर्न इन 1609 पे लिखी गई थी। रिटर्न बाय जॉन डन ने लिखा था। ठीक है, टाइप ऑफ पोएम कैसी है देखिए, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ पोएम कैसी है ये, मेटाफिजिकल पेट्रार्कन सोनेट है। अब ध्यान दीजिएगा, मेटाफिजिकल मैंने आपको बताया था ये आपसे पूछा जाएगा, मेटाफिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मेटाफिजिकल ये कैसी पोएम थी, मेटाफिजिकल पोएम थी। ठीक है, फिर इसकी राइमिंग स्कीम मैंने आपको ऊपर बताई दी है, फिर भी बता देता हूँ, ए बी बी ए और CDDCEE। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्टेव है, एक सेक्सटेव है, मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है। लिटरेरी डिवाइस में जो पर्सोनिफिकेशन का और एपोस्ट्रोफे का यूज किया गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लेता है
कि इस जो पोयम है इसमें किस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, तो कंसाइट का किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का, एपोस्ट्रोफे का, ठीक है। इसके अलावा आपको तीन ऑप्शन और मिलेंगे, इन तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा और एक तीन और मिलेगी, तीन ऑप्शन और मिलेंगे, तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि कौन से इस पोयम में किस फिगर ऑफ स्पीच के लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इमेजनरी, इमेजनरी मतलब होता है स्लीप या स्लेबरी, ठीक है। इमेजनरी मतलब क्या होता है, स्लीप या स्लेबरी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इमेजनरी मतलब इसका जो इमेज है, जो पोयम है ना, उसका जो दिखावा है वो क्या है, तो भैया स्लीप, मृत्यु के ऊपर ये पूरी बात हुई है, ठीक है। और मित्र की जो गुलामी है ना, उसकी बात यहाँ पे हुई है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और आप लोग जाके इनको देख सकते हैं, सभी लोग सॉल्व करिए। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ये आप लोगों को सबको फ्री में है। किन लोगों को, जिन्होंने कोर्स लिया है, और जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, उनको ये मिलेगा बाय करने पर, ठीक है। इसकी जो फीस मैंने रखी है लिटरेचर और प्लस इंग्लिश ग्रामर की 4,000 क्वेश्चन की, वो मात्र 599 है, ठीक है। और अगर आप लिटरेचर की बस लेना चाहते हो तो 449 में भी आप लिटरेचर की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो इंग्लिश ग्रामर की होने वाली है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ गए क्या? सर कंसाइड लिटरेरी फॉर्म कहाँ है पोयम में, बता दीजिए। हाँ, तो ये तो फिर ढूंढना पड़ेगा इससे, तो प्लीज सर क्वेश्चन भी क्लास में करवा दिया करें। हाँ, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना प्रमोद जी, तो उसको मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको मैं यूट्यूब पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चनों को, पूरे क्वेश्चनों को नहीं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।